अब ये जो रेस्पिरेशन है बेटे, इसका हमने देखा ब्रॉड में, इट इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 in the presence of oxygen. It gives us CO2 plus water and इसके साथ ये बना रहा है ATP molecules. अब बेटे ये जो हमारी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, चूंकि इट टेक्स प्लेसेस इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन का भी नाम देते हैं. अब हमने देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स, कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकती है और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो भी हो सकती है. अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसको कहते हैं हम? दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या जिसमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने इन डिटेल देखा, किसको कहा था कि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, या वो रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जो महदूद ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, उसको हम कह देते हैं कि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है. एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बेटे हमने दूसरा नाम भी क्या दिया था? दैट इज फर्मेंटेशन. अब कल हमने बेटे इसकी डिटेल्स देखी कि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन कितनी तरह की होती है, कैसे कैसे होती है, किन किन जानदारों में, और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है. आज का टॉपिक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन बेटे इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोसेसेस: ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप है बेटे क्रेब्स साइकिल. क्रेब्स साइकिल के बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब जो मेजर एनर्जी यील्डिंग हमारी रेस्पिरेशन की टाइप है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन. अब इसमें होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस में देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अब इस ब्रेकडाउन के नतीजे में हमारे पास ग्लूकोज से दो पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं. मतलब अगर हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इट पासिस थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शंस एंड इट विल फॉर्म टू पायरोवेट मॉलिक्यूल्स. अब किसी जगह पे पायरोवेट लिखा होगा, किसी जगह पे पायरोविक एसिड लिखा होगा, तो वो सेम चीज है, एक ही चीज के दो नाम है. अब बेटे ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जब दो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स बने, इन दोनों में से इसमें से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और इसमें से भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा. अब ये वाला जो पायरोवेट है, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल से हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं एसिटाइल CoA. क्या नाम देंगे? एसिटाइल CoA. इसी तरह इस पायरोवेट से हमारे पास एक दूसरा एसिटाइल CoA जो है वो बन जाता है. अब यहां से आगे ये जो एसिटाइल CoA दोनों बने, दे विल एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. ये किस में चले जाएंगे? अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पास होंगे थ्रू क्रेब्स साइकिल. अब क्रेब्स साइकिल भी बेसिकली सीरीज ऑफ रिएक्शंस ही हैं. ये भी गुजरेगा क्रेब्स साइकिल से. ये दोनों साइड बाय साइड चलने वाले दो रिएक्शंस होंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से. अब बेटे यहां पर इस क्रेब्स साइकिल में इनसे हमारे पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो FAD, NAD और ATP की सूरत में होंगे. अब इनसे बनने वाले आपके पास FAD,
आपके पास NAD और आपके पास जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं, ATP तो डायरेक्टली एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल हो जाएगा। ये जो FAD और NAD हमारे पास बन रहे हैं, इनकी चूंकि रिडक्शन हो चुकी होगी, FADH और NADH, इधर भी इसी तरह FADH और NADH और साथ इनके ATP के मॉलिक्यूल्स, ये चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये भी, इधर से भी और ये वाले भी, ये किस में दाखिल हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेटे, वो हमने देखी थी कि इसमें इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है, इनसे हाई। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्तनाक, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, MSc बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0333-455-7586। हाइड्रोजन ले ली जाती है। अब हाइड्रोजन लेके इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इनको दोबारा फिर साइकिल में भेज दिया और इनसे जो हैं दोबारा ATP के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब जब इनकी बेटे हमने इस्तेमाल करना है, इनकी ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसी स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। अब मतलब हम ये भी क्यूरियस थे कि हम बात करी जा रहे हैं कि टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है? वो ऑक्सीजन इस लेवल पर इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर ये FAD और NADH जो हैं ये हमें ATP के मॉलिक्यूल्स बना के देते हैं, जो ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके नतीजे में ये जो हमारी रेस्पिरेशन है वो बन रही है, वो इस लेवल पे बन रही है। यहाँ पे भी जब ये आपके एसिटाइल CoA टूटेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो हैं वो साथ साथ रिमूव करते चले जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, इनसे उतरने वाले हाइड्रोजन जो हैं ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, ये साथ वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो बनाते चले जाएंगे। मतलब ये जो रेस्पिरेशन के नतीजे में बनने वाला वाटर जो है वो बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें हो रहा होता है। अब इसकी अगली खास बातें, ये जो आपका इतना प्रोसेस है यहां तक एसिटाइल CoA से पीछे पीछे, दैट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म।
ये कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये वाला जो इतना प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल, वो भी सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये भी सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसीलिए बेटे माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल जो है उसका भी नाम देते हैं। ये इतना प्रोसेस तो तमाम जानदारों में हो रहा है, क्योंकि ये हो ही साइटोप्लाज्म के अंदर है। ये जो बाकी प्रोसेस है ये सारे का सारा कहाँ पे हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और मेजर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस जो है वो यही होता है। अब अगर अकेली ग्लाइकोलिसिस होगी, आपके पायरोवेट बनने तक का प्रोसेस होगा, इसमें बेटे आपके पास 8 एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो बनते हैं, जिनमें से 6 एटीपी मॉलिक्यूल जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं। वो आपके पास 2 एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं इस्तेमाल के लिए बाकी बचते हैं। जब एनरोबिक रेस्पिरेशन होगी, मैंने कल भी आपको 20 दफा कहा था कि इसमें एनर्जी कम बनती है, इसमें 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बने जो कि इस्तेमाल हो गए। जबकि जब आपके पास ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में आपके पास एटीपी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनते हैं। अब वो कितने ज्यादा बनते हैं? अब हमने कहा इस ग्लाइकोलिसिस की डायरेक्ट जो हमारे पास बन रहे हैं एटीपी के मॉलिक्यूल, जो नेट बचे वो 2 एटीपी के मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज के टूटने से लेकर पायरोविक एसिड बनने तक, इस लेवल तक हमारे पास 2 NADH के मॉलिक्यूल जो हैं वो बने। अब जब पायरोविक एसिड से हमारे पास एसिटाइल को ए बनना है, अभी क्रेब्स साइकिल शुरू नहीं हुआ, इससे पहले तक 2 NAD के मॉलिक्यूल हमारे पास यहां पे बनेंगे, 2 NADH। अब ये वाला लेवल जो है, एक NAD यहां पे बनेगा हमारे पास NADH, और एक NADH जो है वो हमारे पास यहां पे बनेगा NADPH या NADH। अब टोटल कितने हो गए? ये 2 हो गए, ठीक हो गया। अब इससे आगे जब क्रेब्स साइकिल चलेगा बेटे, इस क्रेब्स साइकिल के दौरान हमारे पास 6 NADH बनेंगे, मतलब 3 एक क्रेब्स साइकिल में, 3 दूसरे क्रेब्स साइकिल में, आपके पास टोटल 6 NADH बन गए। और आपके पास साथ 2 FADH2 जो है वो आपके पास बनेंगे। एक FADH2 इस क्रेब्स साइकिल में, एक FADH2 जो है वो इस साइकिल में। अब रिजल्टेंट इस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में डायरेक्टली एटीपी भी बनेंगे, और वो एटीपी कितने होंगे बेटे तादाद में? हमारे पास 2 डायरेक्टली इस क्रेब्स साइकिल के नतीजे में एटीपी के मॉलिक्यूल जो हैं वो बनेंगे। अब ये 4 एटीपी के मॉलिक्यूल डायरेक्टली हमारे पास आ चुके। अब ये वाले हमारे पास जो NADH2, ये NADH2, ये NDH2 या NADPH, ये FADH2, अब ये किस में चले जाएंगे? दे विल, एक NADH जो है वो हमें 3 एटीपी के मॉलिक्यूल देता है। एक कितने देता है? 3 एटीपी के मॉलिक्यूल। तो पहला जो हमारे पास NADH है इसका उन्होंने दिया, अब मजेदारी वाली बात यह है कि इट विल गिव अस 4 एटीपी मॉलिक्यूल। कह तो हम रहे हैं कि 1 3 दे रहा है, तो दोनों के कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। सर जो 2 इसमें कम है, 6 होने चाहिए थे ना, जो 2 इसमें कम है वो यहां पर इस्तेमाल होते हैं एसिटाइल को ए को अंदर धकेलने के लिए, ठीक हो गया। इसलिए उन्होंने नेट यहां पे हमें दे दिए कि 4 एटीपी बनते हैं इन 2 ये NADH कोई और नहीं है और ये NADH कोई और नहीं है कि ये 6 दे और ये 4 दे, देता ये भी 6 ही है, लेकिन इसके 2 एटीपी जो हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं, इसलिए इसका हम कहते हैं कि 4। अब ये वाला जो NADH है ये कितने दे रहा है हमें? 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये वाला जो
6 NADH है बेटे, ये कितने ATP मॉलिक्यूल देगा हमें? 18 ATP मॉलिक्यूल्स। ये जो हमारे पास FADH2 बना, ये हमें कितने ATP मॉलिक्यूल्स देगा? एक FADH जो है 2 ATP मॉलिक्यूल देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके, तो 2 FADH जो हैं वो कितने देंगे? 4 ATP मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। अब बेटे इनको ऐड अप कर लो, हमारे पास 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 18 32, 32 और 4 36। अब इस एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के टूटने से हमारे पास कितने ATP मॉलिक्यूल नेट हासिल हो रहे हैं? तो ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है हमें? एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटने पर ज्यादा एनर्जी जो है वो फ्राहम होती है।